हेलो स्टूडेंट। आज हम सभी पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन करेंगे और समझेंगे राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वाद मीन्स होता है विचारधारा। तो राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रीय प्रतीक आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि हमारा भारतीय इतिहास बहुत ही विशाल है। अंग्रेजी शासन से पहले भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था। यह वह समय था जब भारत में गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य आदि शासन प्रणालियाँ थीं। इसके पश्चात ब्रिटिश यानी अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए और बाद में उन्होंने एक व्यापारिक शक्ति के स्थान पर अपनी यहाँ पर राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। इसमें तारीख गलत दी है। प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था। इसके पश्चात जो है उन्होंने भारत पर अपनी राजनीतिक प्रभुता की स्थापना कर ली थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया था। परंतु आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और इस अध्याय में हम 1922 के दशक के आगे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कब, क्या और कैसे हुआ, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 1922 का जो दशक है वो भारत में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1920 या 22 के समय जो है भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में गांधी जी का पदार्पण हुआ था। तो कौन कौन सी परिस्थितियां थी? पहली परिस्थिति थी प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी और इस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अब प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ा हुआ था, जिससे अंग्रेजों के जो रक्षा व्यय था, रक्षा व्यय का जो खर्च था उसमें भारी वृद्धि हो गई थी। इसकी भरपाई के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कर्ज लिया और करों में वृद्धि की। इसके अलावा उन्होंने सीमा शुल्क को बढ़ाया तथा भारत में आयकर प्रारंभ किया। अब उन्होंने जो है भारत को अपने उपनिवेश के रूप में अपने आर्थिक हितों के पूर्ति के लिए प्रयोग करना प्रारंभ किया, जिससे भारतीयों की बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ा था। और 1913 से 1918 के बीच में जो वस्तुएं थीं उनकी कीमतें दोगुनी हो चुकी थी। अब कौन कौन से कार्य किए गए थे? जैसा गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती कराई गई थी, क्योंकि अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता थी। और उसी समय एक और घटना घटी थी कि फसल बर्बाद हो चुकी थी। 1918, 19 और 1920-21 के मध्य उस समय अकाल पड़ते थे, सूखा पड़ता था, तो जिससे खाने की सामग्री में कमी आ गई थी। और उसी समय फ्लू नामक एक महामारी भी फैल गई और उस दुर्भिक्ष यानी अकाल के कारण और महामारी के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। ये जो आंकड़े हैं ये 1921 की जनगणना के अनुसार हैं। तो कहने का तात्पर्य है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी और अंग्रेजों ने ऐसे कदम उठाए थे कि जो है भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डांवाडोल हो चुकी थी, जबकि लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के पश्चात उनकी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों को अपनी क्षतिपूर्ति, युद्ध पूर्ति को पूरा करने के लिए उन्होंने जो है भारतीयों पर नए नए कर लगाने प्रारंभ कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों में असंतोष जागृत होना प्रारंभ हो गया था। अब उसी समय की बात है, महात्मा गांधी जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी जिस 14 जनवरी 1915 को भारत में लौट कर वापस आए थे और इसीलिए जो है उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
वहाँ पर यानी साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते दक्षिण अफ्रीका को नस्ल भेद से मुक्ति दिलाई थी। और वहाँ पर रंग भेद की नीति थी, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। और भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। यहाँ पर आकर भारत में आकर गांधी जी सीधे भारतीय राजनीति में उतरे नहीं थे। उन्होंने जो है तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन किया था। अध्ययन करने के पश्चात यहाँ की वास्तविकता, यहाँ की यथास्थिति को समझने का प्रयास उन्होंने किया था। इसी के अंतर्गत 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। बिहार में एक स्थान है चंपारण, और वहाँ के किसानों को अंग्रेज़ों द्वारा नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। लोगों से जबरन बेगार कराई जाती थी। एक प्रथा थी, तिनकठिया प्रथा के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रत्येक भारतीय किसान को अपने 1/3 यानी 1/3 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। और नील की खेती करने से जो है उनकी जो भूमि की जो उर्वरक शक्ति थी वो समाप्त हो जाती थी। तो परिणाम स्वरूप जो है भारतीय किसान इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा जबरन उनसे जो है नील की खेती कराई जाती थी, जिसके विरुद्ध जो है सत्याग्रह चलाने का कार्य गांधी जी ने किया था। इसके अलावा 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए गांधी जी ने जो है एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, क्योंकि उस समय किसानों की फसल खराब हो चुकी थी और फ्लू की महामारी बढ़ चुकी थी, जिसके कारण जो है खेड़ा के किसान लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे और वो चाहते थे कि जो है अंग्रेज उनके किसान को माफ़ कर दें, उनके कर को मुक्त कर दिए जाए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। इसके पश्चात 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, और जो मुद्दे थे वो थे कि जो है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, कार्य के घंटे निश्चित किए जाएं। इसके अलावा जो है श्रमिकों को जो भी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएं। तो इस प्रकार जो है चंपारण में, खेड़ा में, इसके अलावा अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए थे। अब सत्याग्रह क्या है ये इसको समझ लेते हैं। सत्याग्रह किसे कहते हैं? सत्याग्रह का तात्पर्य सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा प्रतिशोध की भावना, जिसको बदले की भावना कह सकते हैं, बदले की भावना या प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य की मार्ग पे चलना। यदि उत्पीड़क चाहे जितना भी उत्पीड़न करे, आप अगर अपने सत्य के मार्ग पे चलते रहेंगे तो एक न एक दिन आपकी विजय होगी, ऐसा मानना था गांधी जी का। आगे का घटनाक्रम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी घटनाएं घटी थी जिसने भारत में राष्ट्रवाद के उदय को बढ़ावा दिया था। जिसमें सबसे पहला है रॉलेट एक्ट। सन 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पास किया था जिसका नाम रॉलेट एक्ट था, और इस कानून को पारित करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था कि सरकार राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना चाहती थी। उस समय धीरे धीरे जो है अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष जागृत होने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है राष्ट्रवादी विचारधाराओं को कुचलने के लिए, राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून पारित किया गया जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो उसे जो है कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी, कोई दलील नहीं दी जा सकती थी, ठीक है। तो
महात्मा गांधी जो है ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ थे और इसलिए उन्होंने जो है अहिंसात्मक ढंग से नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया था। तो इसीलिए जो है गांधी जी ने अहिंसात्मक ढंग से नागरिक अवज्ञा आंदोलन, जिसको जानते हैं असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, तो गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन चलाने का उन्होंने निश्चय किया था, क्योंकि एक दमनकारी कानून था जिसमें ना तो कोई वकील किया जा सकता था, ना तो कोई अपील की जा सकती थी, ना तो कोई दलील दी जा सकती थी। बिना किसी सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के, केवल शंका के आधार पर, आशंका के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी कानून के समझ समानता के सिद्धांत की अवहेलना की गई थी, जिसका पूरे भारत में विरोध किया गया था। और इस जन असंतोष को एक आंदोलन के माध्यम से गांधी जी प्रयोग करना चाहते थे, तो जिसके लिए उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया था। अब रॉलेट सत्याग्रह चलाया था। इसके लिए रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में जो है लोगों ने क्या किया, अपनी दुकानें बंद कर दी थी। इसके अलावा रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया। इसके अलावा आम हड़ताल की गई, यानी सभी लोगों ने जो है हड़ताल करना प्रारंभ कर दी। अब राष्ट्रवादी भावनाओं को विचारने के लिए अंग्रेज़ों ने जो है अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया। गांधी जी चूँकि उस समय राष्ट्रीय नेता बन चुके थे, तो उनको जो है दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके अलावा पूरे पंजाब में सैनिक कानून लागू कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जन आक्रोश फैला था पंजाब में, तो वहाँ पर मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून लगा दिया गया था। और जिसके परिणाम स्वरूप 13 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में जो है एक शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई थी। ठीक है। अब जन आक्रोश बढ़ता गया तो लोगों ने जो है बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करना प्रारंभ कर दिया, यानी लोग उग्र होने लगे। अब इस स्थिति को काबू करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया था। जब स्थिति प्रशासन के नियंत्रण में नहीं रहती है, पुलिस के नियंत्रण में नहीं रहती है, तब सेना का सहारा लिया जाता है। इसको सैनिक कानून यानी मार्शल लॉ कहा जाता है। तो मार्शल लॉ में जो मिलिट्री का सबसे उच्च पद का जो अफसर होता है, उसे सरकार का मुखिया या मुख्य बना दिया जाता है। और उस समय भारत में यह पद जनरल डायर के पास था। तो जनरल डायर ने जो है लगभग पूरे पंजाब में मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून को लागू कर दिया था, जिसके अंतर्गत जो है लोगों के मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण किया जाता है। लोगों को सभा करने की, बोलने की स्वतंत्रता नहीं होती है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता नहीं होती है। अब उस समय घटना ये घटी कि जो है लोगों को 13 अप्रैल को 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी का मेला देखने के लिए जुटे हुए थे। लोगों को नहीं पता था कि जो है वास्तव में अमृतसर में मार्शल लॉ लागू है, सैनिक कानून लागू है। अब जो जलियांवाला बाग था, उसकी स्ट्रक्चर या संरचना, बनावट कह सकते हैं, मैदान चारों तरफ से बंद था। एक केवल एंट्रेंस गेट था, एक प्रवेश द्वार था, और चारों तरफ उसकी जो है ऊंची ऊंची बाउंड्रियाँ थी, दीवारें थी। और चूंकि लोगों को नहीं पता था कि जो है पूरे पंजाब में मार्शल लॉ सैनिक कानून लागू है, तो लोग जो है बैसाखी मनाने के लिए उसी मैदान में इकट्ठा हुए थे। और जिसके परिणाम स्वरूप जनरल डायर ने इस सभा पर सिपाहियों द्वारा जो है अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई थी, यानी निहत्थे लोगों पर जो है अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है बहुत से लोग मारे गए, जिसका जो है पूरे भारत में विरोध किया गया था कि वास्तव में जो है निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाना अंग्रेज़ सरकार द्वारा ये एक निंदनीय कृत्य है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है जो घटना घटी, उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे और इसके पीछे, यानी इस घटना को अंजाम देने के पीछे अंग्रेज़ों का एक मकसद था कि भारतीयों में उनका डर कायम हो जाए और वो कभी भी भविष्य में
अंग्रेजी शासन का विरोध ना करें। परंतु इससे जो है लोग और उग्र हो गए और लोगों ने जो है सरकारी इमारतों पर हमला करना शुरू कर दिया। ठीक, उसी समय जो है चूँकि ये जो विरोध किया जा रहा था वो रॉलेट एक्ट का विरोध था, तो इसके लिए जो है इसको वापस लेने के लिए गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया था। अब जब गांधी जी को लगा कि जो उनका जो सत्याग्रह आंदोलन है, सत्याग्रह यानी सत्य के प्रति आग्रह, अहिंसात्मक तरीके से जो आंदोलन है वो जो है हिंसात्मक होता जा रहा है, तो उन्होंने जो है अपने इस सत्याग्रह को, जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, उन्होंने उसे वापस ले लिया। क्योंकि गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे और हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जो है हिंसा का प्रतिकार यानी हिंसा का परिणाम हिंसा ही होती है, जबकि हिंसा पर अहिंसा के माध्यम से विजय पाई जा सकती है। तो रॉलेट इसीलिए जो है गांधी जी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया गया। अब लोगों में चूंकि उस समय राष्ट्रवादी भावनाएं उफान पर थीं, बढ़ती जा रही थी, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह बढ़ता जा रहा था, तो उसी समय जो है गांधी जी ने जो है एक और आंदोलन चलाया था जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, जो कि 1909 में उन्होंने लिखी थी, उसमें गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यदि यह शासन भारतीयों के सहयोग के कारण चल पा रहा है, तो यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के ही भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। तो इसीलिए जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन मानी कहने का तात्पर्य है प्रशासन में अंग्रेजों का सहयोग ना करना, असहयोग करना, क्योंकि अंग्रेज तो संख्या में बहुत कम थे। उन्होंने पूरी जो प्रशासनिक संरचना यहाँ पर स्थापित कर रखी थी उसमें प्रमुख योगदान जो है भारतीयों का ही था। अंग्रेज तो केवल आज्ञा देते थे, आदेश देते थे और उसका पालन इम्प्लीमेशन जो है भारतीय ही करते थे। तो इसी सोच के साथ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन के लिए सबसे पहले गांधी जी पूरे भारतीयों को, सभी भारतीयों को एक साथ लाना चाहते थे। एक ही विचारधारा, सबको एक ही विचारधारा के अंतर्गत जो है एक विचारधारा के अंतर्गत जो है इकट्ठा करना चाहते थे और इसके लिए हिंदुओं और मुस्लिमों को एक करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि उस समय दो प्रमुख समुदाय थे, बड़े संप्रदाय थे, हिंदू और मुस्लिम। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महात्मा गांधी, उस समय दो प्रमुख जो है मुस्लिम नेता थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो महात्मा गांधी उनसे मिले जो उस समय मुस्लिमों के युवा राजनीतिक नेता थे। तो महात्मा गांधी जी ने उनसे असहयोग आंदोलन के बारे में बात की और उन्होंने जो है उनको मुस्लिमों का सहयोग भी मिल गया था। उसी समय जो चूँकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और तुर्की पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था और उन्होंने जो है तुर्की के जो शासक थे, ऑटोमन साम्राज्य था, उस पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। वहाँ का प्रमुख खलीफा होता था, तो उन्होंने खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों ने भी बहुत योगदान दिया था, इसलिए असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन भी कहा जा सकता है। कारण क्या था, उस समय जो है खलीफा इस्लामिक विश्व का मुखिया था। चूँकि तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में शत्रु राष्ट्रों की तरफ से लड़ा था, तो मित्र राष्ट्रों में जिसमें अमेरिका था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, ठीक है, और रूस था, तो इन्होंने क्या किया था, उन्होंने तुर्की पर अधिकार कर लिया था और खलीफा की शक्तियों पर अंकुश लगा दिया था। तो जनवरी 1921 में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर असहयोग आंदोलन या असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इसमें अनेक सामाजिक समूहों ने भाग लिया और लेकिन सबकी मांग एक ही थी और वो था स्वराज, यानी खुद का शासन। और स्वराज का जो मुख्य लक्ष्य था वो था स्वतंत्रता।
लेकिन क्या हुआ, उस समय लोगों ने इस स्वतंत्रता के अर्थ को अच्छी तरह से नहीं समझा था। अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने स्वतंत्रता का अलग अलग अर्थ निकाला था। चूँकि सभी राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी एक तो थे नहीं, तो सबने जो है स्वतंत्रता का अलग अलग अर्थ लगाया था। तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हजारों विद्यार्थियों ने, बहुत से विद्यार्थियों ने स्कूलों को छोड़ दिया। उन्होंने जो है स्कूल जाना छोड़ दिया, क्योंकि जो स्कूल होते थे वो अंग्रेज़ों द्वारा ही संचालित किए जाते थे। इसके अलावा बहुत से स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों ने इस्तीफा दे दिया था। वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया, मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। इसके अलावा विदेशी सामानों को खरीदना व उनका प्रयोग करना बंद कर दिया गया। इसके अलावा विदेशी वस्त्रों का पूर्णतः बहिष्कार किया गया, यानी विदेशी कपड़ों को जलाया गया। इन सब के कारण जो है असहयोग आंदोलन धीरे धीरे बहुत ही सफल नज़र आ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा था। इसका प्रमुख कारण बताया ना कि उस समय क्या था, लोगों ने स्वतंत्रता का अर्थ अपने अनुसार लगाया था। लोगों को नहीं पता था कि जो है वास्तव में ये स्वराज की प्राप्ति के अर्थ उनके लिए क्या हैं। सबने अपने अनुसार जो है उसका अर्थ लगाया था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है असहयोग आंदोलन बाद में धीमे धीमे उसका प्रभाव कम होता गया, जिसके प्रमुख कारण थे। जिसमें सबसे पहला कारण था, चूँकि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, तो खादी कपड़ा जो कि महंगा होता था, तो सबके पास खादी कपड़े खरीदने की सामर्थ्य नहीं थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, इन भारतीयों ने जो है विदेशी सामान को पुनः फिर से खरीदना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो मशीन से बन के आता था और खादी जो है हाथ से बुना जाता था। इसके अलावा वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। परिणाम स्वरूप जो है विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। यदि अंग्रेजी स्कूलों को छोड़ दिया गया, अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूलों को जो है विद्यार्थियों और अध्यापकों प्राध्यापकों द्वारा छोड़ दिया गया, तो उनके लिए कोई ना कोई विकल्प होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा वकीलों के सामने भी आजीविका का संकट खड़ा हो गया, तो आजीविका के लिए वो फिर से जो है अदालतों में फिर से जो है उन्होंने अपना पेशा यानी वकालत करना प्रारंभ कर दिया था। तो इन सभी कारणों के कारण जो है असहयोग आंदोलन का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे क्या होता गया, कमज़ोर होता गया, समाप्त होता गया, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में विद्रोह की बात करते हैं, तो उस समय क्या, वर्तमान में आज भी जो है भारत में लगभग 70% लोग गांव में रहते हैं। तो उस समय भी जो है भारत में ज़्यादातर लोग खेती करने का काम करते थे, और ब्रिटिश शासनकाल में किसानों और मजदूरों को बेगार करना पड़ता था। यानी बेगार व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों, किसानों और मजदूरों से बिना पैसे दिए काम करवाते थे। तो जिसके परिणाम स्वरूप जो है किसानों ने विद्रोह किया था, जिसके अंतर्गत अवध के बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने किसानों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि बेगार व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, लगान कम किया जाए और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। यानी जो बिना पैसे दिए काम करवाने की जो प्रथा है उसको क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। चूँकि किसान अधिकतर समय लगान चुकाने में असमर्थ होते थे, तो लगान को क्या किया जाए, कम कर दिया जाए, उनके अनुकूल कर दिया जाए। इसके अलावा जो जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जो है जमींदारों को ही भूमि का स्वामी मान लिया गया था। किसान तो सिर्फ उस पर जो है एक किराएदार की भूमिका निभाते थे। जब तक वो अन्न उपजा के लगान दिया करते थे जमींदारों को, तब तक तो जो है उन्हें खेती करने दिया जाता था। तो जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, तो अनेक आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला था। मैंने बताया था सबने अपने अपने मतलब निकाले थे। जैसे बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे, गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। लेकिन वास्तव में गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, जिससे पता चलता है कि गांधी जी के मुख्य बातों को किसानों तक
सही तरीके से पहुंचाई नहीं गई थी। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी इसका प्रभाव अलग अलग था। यानी स्वराज या स्वशासन की बात की जाए तो स्वशासन का अर्थ जो है किसानों को सही तरीके से नहीं समझाया गया था। अब बगानों में स्वराज की बात की जाए तो 1859 में एक अंग्रेजों द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था जिसको इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। बगान के अंदर ही उन्हें कैद रहना पड़ता था। तो बगानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए इस कानून को ख़त्म करना अनिवार्य था, क्योंकि उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करना पड़ता था। वो अपनी इच्छा अनुसार बगान से बाहर नहीं जा सकते थे। अब स्वराज का अर्थ उन्होंने जो है ये लगाया कि अब वो बगान से बाहर जा सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने जो है घर जाना प्रारंभ कर दिया था। बगानों में काम करने वाले इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि उनको लगा कि अब गांधी जी का राज्य स्थापित हो गया है। यानी इतने बड़े पैमाने पर जो है स्वशासन की बात की जा रही है, स्वाधीनता की बात की जा रही है, तो गांधी जी का राज्य आ गया है। परंतु सभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि रेलवे पर और स्टेशनों पर हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए, जिन्हें बाद में जो है अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाकर जो है अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह उनकी पिटाई की गई। फिर जहाँ थे बगान जो मजदूर जहाँ पर थे उन्हें वापस फिर से भेज दिया गया। तो इस प्रकार जो है दमनकारी बगान व्यवस्था के विरुद्ध भी जो है श्रमिकों द्वारा या बगान मजदूरों द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था वो भी क्या हुआ, वो भी प्रभावहीन हो गया था। तो वास्तव में जो है क्या कारण थे, तो इन सभी कारणों से जो इसके अलावा जो है एक घटना घटी थी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर। तो वहाँ पर जो है 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। तो वहाँ पर हिंसक टकराव के विषय में सुनकर जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। जब गांधी जी ने देखा कि मेरा जो है अहिंसात्मक तरीके से चलाया गया आंदोलन हिंसात्मक हो रहा है, क्रुद्ध लोगों ने जो है एक थाने में चौरी चौरा, गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने में थाने में जो है इकट्ठा होकर थाने को जला दिया था। 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा जलाए गए थे। तो हिंसात्मक होता देखकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कारण था कि गांधी जी समझ गए थे कि अब उनका जो आंदोलन है वो हिंसात्मक रूप लेता जा रहा है और अंग्रेज भी बदले में क्या करेंगे, दमन चक्र चलाएंगे, जिससे लाखों निर्दोष लोग, हजारों निर्दोष लोगों की जान जाएगी। तो इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का जो है आदेश दे दिया। ठीक है, इसे लेकिन गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि अब वो किसी प्रकार का भी आंदोलन जब चलाएंगे तो उसके पहले लोगों को क्या करेंगे, समझाएंगे, उस आंदोलन की प्रकृति के बारे में लोगों को पढ़ाएंगे, यानी बताएंगे उनका आंदोलन चलाने का लक्ष्य क्या होगा, किस लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, उसकी प्रकृति के बारे में समझाएंगे, किस तरीके से आंदोलन चलाना है ये समझाएंगे। इसके अलावा क्षेत्र आदि के विषय में कि उसका आंदोलन का क्षेत्र क्या होगा, यानी हमें जो है कहाँ कहाँ पर विरोध प्रदर्शन करना होगा, कहाँ धरना देना होगा, कहाँ हड़तालें करनी होंगी, इन सभी बारे में जो है लोगों को अवगत कराएंगे। इसके पश्चात फिर गांधी जी ने जो है एक और आंदोलन चलाया जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सविनय मतलब होता है विनय पूर्वक। ठीक है, तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब बहुत सारे भारतीयों ने सोचा कि यदि हमें ब्रिटिश का विरोध करना है तो प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना होगा। अब गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने के पश्चात जो है सभी लोग अपने अपने तरीके से जो है अंग्रेजी शासन का विरोध करना चाहते थे। तो उन्हीं में कुछ जो राजनीतिक युवा नेता थे भारतीय, उन्होंने सोचा कि जो है क्या किया जाए, हम लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़के जो है जो कामकाज है विधानसभाओं का उसमें हम लोग क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। तो इसके लिए CR दास, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1922 में एक स्वराज पार्टी का गठन किया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू
और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी में साथ नहीं दिया था, क्योंकि वह आंदोलन की मदद से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, चुनाव लड़ने के उद्देश्य से की थी, जबकि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी विचारधारा के थे। वो चाहते थे कि जो है हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त होगी वो आंदोलन के माध्यम से ही प्राप्त होगी। तो कारण क्या है, देखते हैं कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने का प्रमुख कारण क्या था। तो जो पहला कारण था वो था विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का असर। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया था और जिसका जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। कोई भी देश उस समय जो है जो मंदी फैली थी, महामंदी फैली थी, उससे अछूता नहीं रहा था। भारत भी उन्हीं में से एक था, क्योंकि यहाँ की आर्थिक अर्थव्यवस्था तो ऐसे ही खराब थी। तो 1926 में कृषि उत्पादन की कीमतें गिरने लगी थी, यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन हो गया था। और जब किसी वस्तु का उत्पादन अधिक होता है तो उसकी मांग कम पड़ जाती है। मांग कम पड़ जाएगी तो क्या होगा, उसका मूल्य कम हो जाता है, उसकी कीमतें गिरने लगती हैं। तो इस प्रकार 1930 के पश्चात जो मांग और पूर्ति, यानी वस्तु और उसकी कीमत, वस्तु की आपूर्ति और उस कीमत के बीच में जो संबंध है वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। इसके अलावा गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि सरकार ने कर में कोई कमी नहीं की थी। क्योंकि भारत में जो है अंग्रेज़ों की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो था लगान, यानी टैक्सेशन। तो अंग्रेज कभी भी नहीं चाहते थे, उन्होंने कभी जो है यहाँ पर लगान कम नहीं किया। तो इसी समय जो है एक कमीशन आया भारतीय शासन की जांच करने के लिए, अंग्रेजी शासन की जांच करने के लिए, जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो उसी समय क्या था, ब्रिटेन में एक नई सरकार का गठन हुआ था। तो उसने जो है देखा कि जो है भारतीयों में असंतोष फैल रहा है, इसका कारण क्या है, कुछ ना कुछ तो कमी है। तो उन्होंने जो है अंग्रेजी शासन की जांच करने के लिए एक कमीशन गठन किया, जिसको सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमीशन का गठन किया, जिसको जो है साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो ये एक वैधानिक आयोग था और इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था कि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित संवैधानिक व्यवस्था किस प्रकार की है, क्या क्या इसमें दोष हैं, ताकि उनको दूर करके भारतीयों के असंतोष को समाप्त किया जा सके। लेकिन इस कमीशन की एक कमियां थी कि इस कमीशन में, इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सारे इसके सदस्य जो है अंग्रेज थे। और इस कमीशन ने जो है स्वराज की ओर भी कोई संकेत नहीं दिया था, जबकि उस समय तक भारतीयों का जो प्रमुख लक्ष्य था वो था स्वराज की प्राप्ति। इसीलिए जो है भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया कि भारतीय प्रशासन के बारे में जांच पड़ताल के लिए एक ऐसे कमीशन गठन किया गया है जिसका एक भी सदस्य भारतीय नहीं है, और हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है स्वराज की प्राप्ति, जबकि हमको स्वराज न देके अंग्रेजों द्वारा स्थापित शासन प्रणाली में थोड़ा बहुत फेरबदल करके हमको संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए जो है भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। 1928 में जब यह कमीशन भारत आया तो इसके विरोध में भारतीयों द्वारा नारे लगाए गए, जैसे साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक। आपने बहुत पहले स्टोरी पढ़ी होगी लाला लाजपत राय की। तो इसी घटनाक्रम में लाहौर में इस कमीशन का विरोध कर रहे भारतीयों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, और इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन सभी कारणों से बढ़ते असंतोष, अंग्रेजों द्वारा किए गए कृत्यों के कारण जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का फैसला लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो है विनयपूर्वक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों को ना मानना, ये उनका प्रमुख उद्देश्य था। तो इसमें उन्होंने नमक यात्रा द्वारा
सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने तथा सहयोग न करने का आह्वान गांधी जी द्वारा किया गया था कि अंग्रेजों द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उनको तोड़ा जाए, विनयपूर्वक, हिंसात्मक तरीके से नहीं, अहिंसात्मक तरीके से तोड़ा जाए और प्रशासन में अंग्रेजों का सहयोग ना किया जाए। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले गांधी जी ने उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने जो है गांधी जी ने उनके समक्ष 11 मांगे रखी थी कि यदि ये 11 मांगे पूरी कर दी जाए तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ नहीं करेंगे। इनमें से जो प्रमुख मांगे थी वो था, पहला था नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। उस समय छोटी से लेकर बड़ी वस्तुओं पर टैक्स लगता था, अंग्रेजों द्वारा लगाया जाता था, जिसमें जो है जो नमक था वो एक थी तो छोटी वस्तु लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वस्तु थी, क्योंकि उसका प्रयोग सभी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, करते थे। तो गांधी जी की प्रमुख मांग थी कि जो 11 मांगों में प्रमुख मांग थी कि जो है नमक कर को क्या किया जाए, नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये तो जो है एक जनसाधारण वस्तु है, इसका प्रयोग सभी करते हैं, ना चाह के भी सभी इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा राजस्व कर को कम कर दिया जाए। जो भी टैक्स लिए जाते हैं, चाहे वो लगान हो, चाहे वो आय कर हो, चाहे वो कोई भी कर हो, उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा जितने भी राजनीतिक बंदी थे, जिनको किसी न किसी मामले में जो है बंदी बना लिया गया था, उन पर कोई मुकदमा ना चलाया जाए और उनको मुक्त कर दिया जाए। अब गांधी जी की इन मांगों को जो है लॉर्ड इरविन ने अनावश्यक बताया और इन मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। तो परिणाम स्वरूप गांधी जी ने एक और पत्र लिखा और उसमें लिखा कि अगर 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। अब इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए उन्होंने जो प्रमुख हथियार बनाया था वो था नमक। अब इस बार सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने देश को एकता में बांधने का प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो मुद्दा चुना वो था नमक। क्यों? क्योंकि नमक का सभी प्रयोग करते थे, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, और दोनों ही इसके लिए कर अदा करते थे। क्योंकि नमक का प्रयोग सभी करते थे तो जाहिर सी बात है नमक पर जो टैक्स लगाया जाता था वो सबको देना होता था। तो उन्होंने जो है एक कॉमन सी चीज़ चुनी, अपना मुद्दा बनाया। ठीक है, तो जो सरकारी कानून था उस कानून के अंतर्गत कोई भी प्राइवेट कंपनी नमक नहीं बना सकती थी। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसी कानून को तोड़ने का फैसला किया और इस कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने साबरमती आश्रम के पास से ही जो है दांडी के लिए मार्च यानी यात्रा करनी प्रारंभ की है और अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों, अनुयायियों के साथ गांधी जी ने नमक यात्रा प्रारंभ कर दी। और यात्रा गांधी जी ने साबरमती से प्रारंभ की और साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर, गुजरात में स्थान है दांडी, वहाँ पर जो है जाकर ये यात्रा खत्म होनी थी। और इस 240 किलोमीटर के रास्ते में उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया। प्रारंभ में 78 वॉलंटियर थे, लेकिन जब साबरमती आश्रम से 78 वॉलंटियरों के साथ गांधी जी निकले तो धीरे धीरे विशाल जन समर्थन उनको प्राप्त होता गया, भीड़ इकट्ठा होती चली गई। तो इस प्रकार रास्ते में उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया, क्योंकि इस बार वह चाहते थे कि उनका यह आंदोलन ज़्यादा शक्तिशाली हो, और हुआ यही। यह आंदोलन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने लगा। उस साल नमक को बहुत अधिक मात्रा में अवैध तरीके से बनाया गया। धीरे धीरे सभी लोगों ने नमक कर देना बंद कर दिया। तो नमक कानून तोड़कर, यानी दांडी के समुद्र तट पर गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो जब यह आंदोलन धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगा तो अंग्रेजों ने इससे जुड़े सभी नेताओं को जेल में डालना प्रारंभ करना शुरू कर दिया, ताकि इस आंदोलन को रोका जा सके, क्योंकि बड़े पैमाने पर यह आंदोलन जो है फैल रहा था। तो इसीलिए जो है दमन चक्र चलाना प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों ने।
तो इस कड़ी के अंतर्गत जो है अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के जो साथी थे, समर्पित साथी थे, खान अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसी समय जो है इस घटना से गुस्साई भीड़ ने जो है सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए लोगों ने विरोध करना, सड़कों पर विरोध करना प्रारंभ करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग मारे गए। और उसके महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो अंग्रेजों द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उनको धीरे धीरे जो है जेल में डालना प्रारंभ करना शुरू कर दिया गया था, ताकि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाया जा सके, समाप्त किया जा सके। इसी समय महाराष्ट्र के पास सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक एक पुलिस चौकी, नगरपालिका भवन, अदालत और रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए। तो शांतिपूर्ण सत्याग्रह जुलूस पर हमले किए गए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया तथा लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब फिर से हिंसात्मक स्वरूप होता देखकर गांधी जी ने क्या किया, एक बार फिर से जो है अपने इस आंदोलन को यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत जो है महात्मा गांधी ने कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का, स्थगित करने का, समाप्त करने का नहीं, स्थगित करने का फैसला लिया था। यदि अंग्रेज उनकी मांगे मान लेते हैं, स्वशासन उन्हें प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी क्योंकि जो हिंसा हो रही थी उसे रोकना चाहते थे और जेल में बंद लोगों को रिहा कराना चाहते थे, ताकि उनके सभी साथियों को, सभी नेताओं को स्वतंत्र कर दिया जाए। गांधी जी यह भी चाहते थे कि एक सभा अंग्रेज कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी के बीच भी हो, ताकि सभी मिलकर कुछ नए तरीके पर बात कर सकें। तो इसके अंतर्गत जो गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके अंतर्गत लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन गठित की गई, जिसमें भारत से महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू ने जो है प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। कुल मिला के 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन लंदन में किया गया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे, उन्होंने जो है उसका बहिष्कार किया था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात जो है अंग्रेज सरकार के रुख को देखकर उन्होंने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड जाने का निर्णय किया था। परंतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के पक्ष में कोई भी सफल निर्णय नहीं लिया गया और निराश होकर गांधी जी जो है फिर इंग्लैंड से भारत वापस लौट आए और फिर से उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा प्रारंभ कर दिया। अब 1934 तक आते आते, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था, यह आंदोलन धीमा पड़ चुका था और इस बार लोगों ने गांधी जी का उतना सहयोग नहीं दिया था, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि गांधी जी कोई भी आंदोलन बड़े ज़ोर शोर से चलाते तो हैं, लेकिन जब उस आंदोलन का कुछ परिणाम निकलने वाला होता है तो क्या कर देते हैं, वह उसे स्थगित कर देते हैं। तो लोग जो है गांधी जी की इस इच्छा शक्ति पर, गांधी जी के जो है नेतृत्व पर लोगों को विश्वास नहीं रह गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद सामूहिक अपनेपन का भाव है। अब भारत में राष्ट्रवाद के विकास के 2 कारण हैं। पहला है संयुक्त संघर्ष, दूसरा है सांस्कृतिक प्रक्रिया। तो संयुक्त संघर्ष के अंतर्गत 19वीं और 20वीं सदी के बीच जितने भी आंदोलन की शुरुआत की गई, उन सब में सभी समुदायों ने मिलकर भाग लिया और इसी एकता की वजह से संयुक्त संघर्ष की बात पूरे भारत में फैल गई। हम लोगों ने अभी अध्ययन किया कि जो है किस प्रकार एक छोटे छोटे से मुद्दे पर लेकर सभी लोग एक मंच पर इकट्ठे हुए, तो जिसके परिणाम स्वरूप उनके बीच में उनमें कौन सी भावना उत्पन्न हुई, उनमें जो है राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो राष्ट्रवाद के लिए कुछ प्रतीकों की आवश्यकता होती है, कोई किसी चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो इसी में एक था संयुक्त संघर्ष। अब सभी लोग चाहे जिस वर्ग के हों, ठीक है, एक साथ एक मंच पे आए तो
जो है राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। दूसरा है सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। तो कौन कौन सी सांस्कृतिक, कौन कौन सी चीज़ें अपनाई गई थी जिनसे जो है राष्ट्रवाद की वृद्धि में योगदान मिला था? पहला, 20वीं सदी से भारत में रूपक गीत, प्रतीक चिन्ह आदि बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया गया और यह सभी संस्कृति से जुड़ी हुई थी। जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की तस्वीर रूपक का निर्माण किया। भारत तो जैसा हम जानते हैं, हम लोग भारत भौगोलिक दृष्टि से तो एक देश है, लेकिन हम सभी भारत को किस रूप में मानते हैं? अपनी माता के रूप में मानते हैं। तो उसी समय लोग भारत की स्वतंत्रता के लिए जो है लड़ रहे थे, तो उन्होंने जो है भारत को एक माँ का दर्जा, क्योंकि यहाँ पे जन्म लिया, इस धरती पे जन्म लिया, तो उन्होंने माँ का दर्जा प्रदान किया था। तो और इसी समय जो है बंकिम चट्टोपाध्याय ने भारत माता की तस्वीर का निर्माण किया था, जो दर्शाती है कि भारत हमारी मातृभूमि है और इस मातृभूमि की स्वतंत्रता और सुरक्षा हमारा क्या है? प्रमुख धर्म है। इसके अलावा उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत जो है भारतीय अस्मिता से जुड़ा हुआ था, तो उसकी आराधना के लिए, मातृभूमि की पूजा के लिए जो है वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। और इसी गीत को जो है विभिन्न तरह के आंदोलनों में गाया गया। इस पर एक कविता भी लिखी गई, जिसे बाद में गीत में बदलकर राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया। जैसे हम वंदे मातरम जो है क्या है, हमारा जो है क्या कहते हैं, राष्ट्रगीत है, और हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है। तो इन सभी जो है चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, विभिन्न रूपकों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय भावनाएं विकसित हुई थी।